कहाँ रहेगी पब्लिक? कोई क्लास चल रही थी क्या पीछे? हाँ भी आदित्य, तेरे साथी कहाँ हैं? तो क्लास अभी अभी खत्म हुआ 11। 11 बजे खत्म होती है ना क्लास तो। नहीं, सर ने एक्सटेंड कर दिया। कौन सी केमिस्ट्री की क्लास थी? हाँ सर। इसकी पाठक सर की है? पाठक सर की एलपी। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था सर, उसमें तो वो डेली बाय डेल्टी डेल्टी वाला लगेगा। क्या लगेगा? वो बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल जेडीएस प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, पता नहीं क्या लगा रहा। फ्लक्स से करना है, सिंपल फ्लक्स से। सर अब तक आपने और कुछ डिस्कस नहीं किया है? मैंने बिल्कुल कुछ भी डिस्कस नहीं किया, और कुछ नहीं, कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इंतजार कर रहा तुम्हारे लोग। ओके सर। अभी भी संख्या में कमी है, एक गायब है कोई। सर उससे भी कर सकते हैं ना? क्या बता रहा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, और वो टाइम वेरिंग है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए ना। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लगाएगा? 1/c² डेल ई बाय डेल टी। ये किसने पढ़ा दिया यार? बस किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने कहीं पे देख लिया था। नहीं नहीं, इतनी दूर नहीं जाना है। और ओके सर। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल थोड़ा लिखेगा उसमें फिर। और वो फॉर्मूला गलत बता रहा है, जो भी तो बोल रहा है वो एक्सप्रेशन ही मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वो एक्सप्रेशन तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आता है ना। वो तो एम्पियर सर्किट लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है जो तू बोल रहा। कौन नहीं आया? आर्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, मतलब बस आंसर चेक करना है। आंसर मैं किसी को नहीं बता सकता, मुझे आते ही नहीं, मैं कहाँ से बताऊं? आंसर तो तुम बताओगे। ओमेगा बी b²/2। देखते हैं, अभी आ जाने दे। आर्या कहाँ है? आर्या कहाँ रह गई? वेर इज आर्या? चलो बाकी लोग आंसर बताओ क्या रहा। वीपी माइनस वी को सार्थक तो बता रहा ओमेगा बी b²/2। b²/2। हाँ सर वही आ रहा है। सबका यही आ रहा है? हाँ सर यही है। हाँ सर। हाँ भी, नकुल कैसे किया?
सर पी और क्यू के उनको उनके वेलोसिटीज लिखे और फिर कंपेयर करके जो पी क्यू के पैरेलल बचती है वो ली और फिर वो v क्रॉस b डॉट dl। पी की वेलोसिटी लिख ली, क्यू की वेलोसिटी लिख ली। हाँ तो फिर p के रिस्पेक्ट में q की वेलोसिटी लिखी, मतलब कंपोनेंट्स किए और पी क्यू की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो ली। पी की क्यू के रिलेटिव वेलोसिटी तो बी ओमेगा आएगी। हाँ सर, हाँ b ओमेगा आएगी। अच्छा, उसमें इस 90 डिग्री के एंगल का कोई यूज हुआ? हाँ सर, b ओमेगा निकालने के लिए। सर ओ के रिस्पेक्ट में मतलब एक एलिमेंट मान लिया पी क्यू पे। हाँ सर, मतलब सर आपने बोलता कि लॉरेंस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के वजह से ही बेसिकली ये जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कंसेप्ट आके यूज किया, वर्क डन बाय। हाँ, कोई नहीं। नकुल, तूने इस 90 डिग्री के एंगल का यूज किया क्या? हाँ सर। इसको 90 की जगह थीटा लिख के करके दिखा। एक मिनट। और कोई बताओ, तुमने एलिमेंट लेके कर लिया पी क्यू पे, चलो और कोई? ऐश्वर्या? ऐश्वर्या जैन कहाँ गायब है? हिमांशु? एलिमेंट के अलावा किसी और ने और कोई तरीका लगाया हो? सर उसमें पाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो पाई बी स्क्वायर बचेगा, वो एरिया फ्लक्स क्या? होगा। फ्लक्स है दोबारा बोल। सर, पाई उसका जो पी क्यू रीजन है उसका एरिया सिर्फ पाई बी स्क्वायर होगा। पी क्यू? एरिया सिर्फ पाई बी स्क्वायर होगा। अच्छा, पी क्यू का एरिया मतलब क्या, कि पी क्यू जो एरिया स्वीप आउट कर रहा है हाँ, एक पूरे रेवोल्यूशन में। एक पूरे रेवोल्यूशन में, पी क्यू जो एरिया स्वीप आउट कर रहा है, वो कैसे निकाला तूने? तो वो तो क्यू क्यू जो सर्कल में घूमेगा और पी जो सर्कल में घूमेगा उसका और उसके बीच का एरिया पूरा स्वीप होगा। तो उसमें इस 90 डिग्री के एंगल का कोई यूज हुआ? हाँ हुआ ना, वो ओ क्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हम्म, उससे डायरेक्ट आ जाता है, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, बढ़िया। वो भी एनीबडी एल्स? हाँ जी नकुल, कहाँ पहुंचा? तो थीटा लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा सर है? इसमें सर थीटा से प्रॉब्लम नहीं होगा ना। पी के रिलेटिव क्यू की वेलोसिटी तो बी ओमेगा ही होगी और परपेंडिकुलर ही होगी। रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा ही आती है। आर्या को मैसेज किया किसी ने? कहाँ ये आएगी कि नहीं आएगी? पिछली क्लास में थी कि नहीं? थी सर, वो पिछली क्लास में थी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो P के रिलेटिव Q की वेलोसिटी b ओमेगा आएगी। नकुल, तेरी वाली बात को एक बार मैं जरा अच्छे से डिस्कस कर दूं कि अगर ये कुछ भी ऐसे हो सच दैट दिस एंगल इज अल्फा और एनीथिंग एल्स, ये O है, ये पॉइंट P है, ये Q है, तो P की वेलोसिटी तो a ओमेगा ऐसे होगी और Q की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये r मान लेते हैं, तो ये r ओमेगा। अब अगर मैं P के रिलेटिव Q की वेलोसिटी देखना चाहता हूं तो इसमें से ये वाला a ओमेगा माइनस कर दूंगा ना। कितना एंगल है इन दोनों में?
ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा? तो चलो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ क्यू, और वेलोसिटी ऑफ पी हो जाएगी ओमेगा क्रॉस ए वेक्टर। तो अगर मेरे को रिलेटिव निकालनी है तो वी क्यू माइनस वी पी करूंगा, तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो ओमेगा क्रॉस बी हो जाएगी। तो क्यू के रिलेटिव तो पी की वेलोसिटी बी ओमेगा ही आएगी, और अगर क्यू के रिलेटिव या पी के रिलेटिव क्यू की वेलोसिटी बी ओमेगा आएगी, तो तुम तो इस केस में भी आंसर नकुल जी हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, क्या हाफ बी ओमेगा इंटू बी स्क्वायर दे दोगे, क्यों नकुल? हाँ सर। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना। ये नहीं सोचना कि पी के रिलेटिव क्यू की वेलोसिटी इतनी आ गई तो बस उससे आंसर आ जाएगा। वो तो मतलब अगर पी एक्चुअली में स्टेशनरी होता और क्यू घूम रहा होता तो ये आंसर आ जाता। सर मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी ऐसे रिलेटिव नहीं देखना चाहिए। हाँ मतलब रिलेटिव तो वैसे ही नहीं देखना है, वो तो मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाता है। फ्रेम तो चेंज करना ही नहीं है, ग्राउंड फ्रेम में ही रहना है। ओके सर। एक तरीका तो ये है कि इस पे यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया जाए जिसकी थिकनेस dx हो। इसका यहां से डिस्टेंस अगर r होगा तो ये जो dx एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी r ओमेगा होगी इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब इस छोटे से एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट dx में जो ईएमएफ आएगी, ईएमएफ कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर दैट एलिमेंट, ऐसी था ना, v क्रॉस बी डॉट डीएल। तो v क्रॉस बी किधर आएगा इस डायग्राम में? बताओ जरा, v क्रॉस बी किधर आएगा? तो v है आर ओमेगा और b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस बी वेक्टर इधर पॉइंट करेगा। यस सर। तो v क्रॉस बी डॉट डीएल करेंगे, तो v क्रॉस बी और डीएल वेक्टर अपना ds वेक्टर है, इन दोनों में एंगल बैठ जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा v b dl cos ऑफ 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। और v की वैल्यू कितनी है? r ओमेगा। और डायग्राम में देखो r साइन थीटा x के बराबर है, तो माइनस b ओमेगा x, और dl तो मेरा dx ही है, ये डी ई की वैल्यू हो गई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बी ओमेगा बी स्क्वायर बाय 2। सर इन जनरल अल्फा के लिए आंसर d स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा इनटू b बाय 2 है। ये ठीक है, बोलो ये वाला सॉल्यूशन क्लियर है सभी को? हाँ सर। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जो आर्यन ने लगाया मैं वो समझाता हूं। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ाई थी कि मोशनल ईएमएफ के लिए आप एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर देख सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो P ए रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, और Q ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो, है ना। तो O के अराउंड दो सर्कल बना लेते हैं, एक जिस पाथ पे P मूव कर रहा दैट इज ऑफ रेडियस ए, एक जिस पाथ पे Q मूव कर रहा एंड दैट इज ऑफ रेडियस ए प्लस बी। तो ये वाला एरिया स्वेप्ट, ये पी क्यू कंडक्टर द्वारा स्वेप्ट एरिया हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो इसके साथ बी को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आंसर आ जाएगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा बी ओमेगा बी स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। तीसरा मेथड। सर हम्म, सर वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से कर सकते हैं क्या लूप लॉ से? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले उन दो पॉइंट्स के बीच का? सर पहले V और O और Q के बीच में, और उसको इक्वेट करेंगे VP और VO और P और Q के बीच का, मतलब हाँ, तो पाथ आप लॉ से। पी क्यू माइनस वी ओ और वी क्यू माइनस वी पी निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सर ये तो वही हो गया ना, उसका एरिया माइनस इसका एरिया से। अब इसका जो थर्ड मेथड है, वो जो तेरा मेथड है वही लगा ले, चाहे जो ये बोल रही है प्रतीक्षा, ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है। ध्यान से सुने इस चीज को, बट इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें जो समझनी है आपने। मैं अगर एक कंडक्टिंग बार ओ और क्यू के बीच में भी ज्वाइन कर दूं, अगर मैंने केवल ये एल शेप्ड कंडक्टर लिया था, मैं कह रहा हूं मैंने एक पूरा का पूरा कंडक्टिंग बार और ले ली, ये लूप है, ध्यान रखना, प्लेट नहीं है, लूप है। तो एक कंडक्टिंग बार ओ और क्यू के बीच में और लगा दी, एंड नाउ दिस होल थिंग is immersed in a magnetic field and this whole thing is being rotated like this. क्या इस पूरे ट्राइंगल ओ पी क्यू के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज कर रहा है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है? नहीं। क्यों? नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जगह है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह, सो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, राइट? यस सर। So since the total flux with the loop OPQO closed loop is constant, so d phi by dt for the complete loop OPQO is 0, and therefore the net EMF in the loop OPQO is 0. ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं और उसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिंपल साधारण से एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लूप को रोटेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहेंगे कहीं कोई करंट नहीं आएगा, है ना। दूसरा जो इससे अच्छे लेवल का एग्जाम होगा वो इसमें ये पूछेगा आपसे कि क्या इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो एक साधारण वाला एग्जाम कहेगा इस लूप में ईएमएफ 0 है, लेकिन अगर आप जेई पे पहुंच जाते हैं तो वो आपसे लूप की ईएमएफ नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ओपी में ईएमएफ बताओ कितनी है, पीक्यू में कितनी है, ओक्यू में कितनी है, राइट। सो द नेट ईएमएफ इन दिस लूप इज 0, apparently the total flux associated with the loop OPQ is not changing, लेकिन इसके इंडिविजुअल सेगमेंट्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, मोशनल ईएमएफ, राइट। और ध्यान से समझें, इस लूप में अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ओपी के बारे में सोच रहा हूं, अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पे V क्रॉस B इधर आएगा, तो ओपी में एक ऐसी ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसमें O पे पॉजिटिव लगा होगा। सिमिलरली इसमें एक ऐसी ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसमें P पे पॉजिटिव लगा होगा, और इसमें एक ऐसी ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसमें O पे ही पॉजिटिव लगा होगा। और अगर EOQ बराबर हो गया EOP प्लस EPQ के, तो देर विल बी नो करंट इन दिस लूप। जैसे मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और ये 5 वोल्ट और ये 4 ओम है, और यहाँ पर एक
5 वोल्ट या फिर ये 6 वोल्ट ले लेते हैं, ये 4 वोल्ट ले लेते हैं और 15 ओम है, व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट? तो आप आंसर बताएंगे 0 करंट आ रहा है इस सर्किट के अंदर, है ना। तो इसमें करंट 0 आएगा, लेकिन इसके डिफरेंट एलिमेंट्स में ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है, और ईओपी ईपीक्यू का सम ईओक्यू के बराबर आने वाला है। अब ईओपी में ईएमएफ निकालना आसान है। ईओपी में जो ईएमएफ होगी उसकी वैल्यू हाफ बी ओमेगा ओपी स्क्वायर्ड, यानी कि हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आता ना, ये कर लेंगे, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर होगी ओपी में। हाँ सर। और इसी को देखकर पता चल रहा ओक्यू में कैसी होगी, तो इट विल बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सर आपने बताया था कि जे एडवांस में पूछेंगे कि ऐसे इंडिविजुअल ब्रांच में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके बाद आपने क्या बताया? तो वो निकालनी बता रहा हूँ बस मैं अब वो। सर ये नीचे दो फिगर आपने किसके लिए बनाया? मैंने ये बताया था कि इसमें करंट 0 आएगा ना। ओके सर, ओके, ठीक है। तो ये नेट ईएमएफ 0 आ गई। तो मैं ये बता रहा था सिंगल लूप सर्किट में अगर करंट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ईएमएफ नहीं है, उसके अंदर नेट ईएमएफ 0 है ना। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो उसका ये मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा रहा था, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखा रहा था। ओके सर। और अब यहां से देख के पता चल रहा है कि ई पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो ई पी क्यू की वैल्यू ई ओ क्यू माइनस ई ओ पी के बराबर होगी, एंड दैट विल बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अगर ये एंगल इधर से अल्फा होता जैसे मैंने उधर बनाया था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा आती, है ना। हाँ सर। तो आप इन जनरल अल्फा, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ओपी और पीक्यू के बीच में एंगल 90 की बजाय अल्फा लेकर एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि पीक्यू में कितनी ईएमएफ आएगी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सर एक सेकंड, उसमें नोट बनाना है कुछ। सर, और थोड़ा ऊपर। सर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में नहीं समझ आ रहा था सर। अभी टाइम में मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत डिस्कशन कर रही है अपने को, सब्र कर। तो आपने 4th क्वेश्चन लिया हुआ है। हाँ, वो बेसिक से हो जाएगा ना, वो फैराडेज लॉ से हो जाएगा वो। मैंने इंटेंशनली तो मतलब वही समझ नहीं आ रहा उसमें फ्लक्स का मीनिंग क्या है। हाँ जी, कर लिया नोट? हाँ सर, हो गया। थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो एक सपोज मेरे पास रिंग है, कंडक्टिंग रिंग, इसका रेडियस r and it is immersed in a magnetic field, और ये मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह प्रेजेंट है। The value of the magnetic field is B and this ring is made to translate towards right with velocity v। कितना करंट होगा इसमें?
हम्म, क्या बोल रहा था आर्यन? तो मतलब दोनों सेगमेंट में होगा मतलब। So there will be no current in this. हाँ सर। There will be no current in this. There is no apparent change of flux through this. There is no net EMF in this. But इसके different elements में EMF induce हो रही होगी, right? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर टॉप मोस्ट पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q. Which one is a higher potential? P और Q? सर पी। कौन बोल रहा? अनिकेत। तो अनिकेत का आंसर है P. Anybody else? और कोई? सर आपने कुछ बोला? नहीं, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, P और Q? हाँ जी ऐश्वर्या। नहीं समझ में आ रहा सर। करंट जीरो आएगा ये समझ में आता? हाँ सर। तो करंट जीरो तो आपको लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होना चाहिए, ऐसा? व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट? सर क्यों नहीं होगा हायर पोटेंशियल से? पता नहीं, मुझे क्या पता, अनिकेत ने P बोला था, मैंने P लिख लिया, तो क्यों बता रहा है, तुम तेरा आंसर क्यों लिख लेता हूँ। हाँ जी, इसमें बताओ करंट कितना? ऐश्वर्या? जीरो। जीरो सर। जीरो। अब अगर इसमें मैं आपको क्वेश्चन दूं, P और Q दो पॉइंट है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, कैसे निकालोगे? टेन। कैसे? और पी से क्यू गए एक पाथ में। है ना, यही किया ना, बस सिंपल। हाँ सर। तो क्या उस रिंग का ऐसा सर्किट बना सकते हो? आपने सेम थर्ड क्वेश्चन दिया है। हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, लेकिन उसी क्वेश्चन के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार है L लेंथ की, V वेलोसिटी से ऐसे चल रही है B मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी EMF इंड्यूस होगी इसमें? क्या यार, ये सारा ना हिल जाता है। दिख रहा था आपको स्क्रीन पे जो लिखा था मैंने?
तो मैंने सिंपल ये क्वेश्चन पूछा कि एक एल लेंथ की बार है, ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रही है और यहाँ सारे में एक मैग्नेटिक फील्ड है B, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है इसमें? BVL। और अगर इसकी जगह में कौन सा एंड हायर पोलैरिटी पे होगा, लेफ्ट या राइट? तो V क्रॉस B लेफ्ट साइड की तरफ आएगा लेफ्ट तब। वाला हायर पोलैरिटी। लेफ्ट वाला होगा। हाँ, तो P और Q पे पोलैरिटी ऐसे आएगी। तो इसकी जगह अगर मैं ऐसे एक सेमी सर्कल ले लेता और इसको V वेलोसिटी से चलाता ऐसे ही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस R है, तो इसमें कितनी ईएमएफ आती? सर BV into 2R। PV2R। कैसे कैलकुलेट किया? सभी को मालूम है BV into 2R, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यही सॉल्व किया था थर्ड में। मेरे पास दो तरीके थे सोचने के इसको ना, एक तो v Element. क्रॉस b डॉट dl में v क्रॉस b बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर बचेगा जो pq हो जाएगा। v क्रॉस b डॉट dl की इंटीग्रेशन करनी है टोटल ईएमएफ निकालने के लिए, तो v क्रॉस b तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि v और b सब जगह सेम है, तो v क्रॉस b बाहर आ जाएगा, तो ये v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर की इंटीग्रेशन बचेगा। और डीएल वेक्टर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पी से क्यू तक चलते हुए अगर डीएल वेक्टर की इंटीग्रेशन करूंगा तो ये वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। तो वी क्रॉस बी डॉट पी क्यू करना है, वी क्रॉस बी डॉट पी क्यू करना है, इसलिए बी वी इंटू 2R आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि इस सेमी सर्कल को एक दूसरी कंडक्टिंग बार लगा के क्लोज कर दो। अब ये पूरा का पूरा क्लोज लूप है और इस पूरे के पूरे क्लोज लूप को अगर मैं ऐसे v वेलोसिटी से चलाऊंगा तो वी ऑल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इसमें करंट जीरो आएगा, और अगर इसमें करंट जीरो आ रहा है इसका मतलब जितनी ईएमएफ पी क्यू वाली बार में आ रही है उतनी ईएमएफ ऊपर वाले पी क्यू वाले सेमी सर्कल में भी आनी चाहिए। सो दे शुड बिहेव लाइक दिस। तो जितनी ईएमएफ पी क्यू में आ रही है उतनी ही उस सेमी सर्कल में भी आनी चाहिए। तो इसलिए आंसर बी वी इंटू 2R। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। P और Q सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? तो इसमें अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की, तो इसमें कितनी ईएमएफ आ रही होगी? बोलो। BV BV into 2R। BV2R. और पॉजिटिव पोलैरिटी किधर की तरफ होनी चाहिए उस सेल की? सर 2R। सर वो हाँ वो बेटे वो थोड़ा सा ना लैग चल रहा है मेरी स्क्रीन पे, इसलिए वो देर से दिख रहा है आपको। V into 2R है ना, और V राइट की तरफ तो V क्रॉस B ऊपर, तो ऐसे बनेगा ये सेल। यस सर। हाँ सर। और इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ऐसे ही, यहाँ बनेगा ये सेल। हाँ सर। और इस EMF B V into 2R, right? What is the potential difference between P and Q? PV into 2VVR हाँ। 2VVR, and who is at higher potential? P। P। And P is at higher potential and VP minus VQ is 2VVR. ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं सर।
अगर मैं यही सेम रिंग को इधर चलाता v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में, और अब ये 2 पॉइंट्स ले लेता p और q, तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे होता और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता? Sir, same सेम सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पर होता है ये। कैसे? तो PQ को ज्वाइन कर देंगे और बाकी फिनिश कर देंगे। सर इसमें जैसे पहले वर्टिकल हमने दिए थे, दूसरे में इसमें हॉरिजॉन्टल होंगे और हमें दिखेगी पोलैरिटी, मतलब से सेम पोटेंशियल पी और क्यू पे सेम आएंगे। अगर आप इसके एक हाफ में ईएमएफ कैलकुलेट करने की कोशिश करो, नेट ईएमएफ, तो 0 आएगी, और इधर वाले हाफ में ईएमएफ कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो भी 0 आएगी। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इधर वाली नेट ईएमएफ 0 और इधर वाली नेट ईएमएफ 0 है। इसको मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूं, जैसे मैं एक सर्किट बनाऊं, इस सर्किट में अगर मैं आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो 0 आएगा, जबकि पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो वो तो 5 वोल्ट वाला उल्टा नहीं होना चाहिए। तो इस तरफ उल्टा होना चाहिए। तो वो भी 0 ही आएगा पी और क्यू का। हाँ, तो मैंने कुछ गलत बना दिया ना सर्किट। राइट साइड वाले दोनों 5 वोल्ट को उल्टा हाँ करना सर, है। दोनों 5 वोल्ट सेम डायरेक्शन में। मतलब ये उल्टा, ये नीचे ऐसे बनाऊं? हाँ सर ठीक। हाँ हाँ सर, और वो दूसरा वाला भी। और दूसरा वाला भी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ऐसे है ना? यार ये बोर्ड बहुत बुरी तरीके से हैंग कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया है, व्हाई इट इज बिहेविंग। सर सर मुझे इसमें ऊपर वाले में एक पॉइंट में डाउट है कि सर हमने एक मतलब बेसिकली एक ईएमएफ से रिप्लेस किया, तो सर ऊपर वाले में ऐसा सोच सकते थे क्या कि हम अगर हॉरिजॉन्टल हाफ करते तो फिर पोलैरिटी हमें दिखती कि लेफ्ट वाली तरफ प्लस है और राइट वाली तरफ माइनस है, और फिर हम बैटरी को कहाँ प्लेस करते कि पी और क्यू पे, तो वो चीज में समझ नहीं आ रही कि बैटरी को हम कहाँ प्लेस करेंगे। अभी समझाता हूँ। तो आप इसके रिस्पेक्ट में एक बार ध्यान से जो ओरिजिनल अरेंजमेंट था उसको एक बार ध्यान से विजुलाइज करो। मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करें, मैं नया डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। इसमें कंटेंट ज्यादा हो गया तो ये नहीं चल रहा ठीक से, वो हैंग इसलिए कर रहा है। तो ये हमारी रिंग है एंड दिस रिंग इज सब्जेक्टेड
to a magnetic field B, and this whole thing is being translated with velocity v like this. ठीक है, अब अगर मैं इसमें यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लूं, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है सपोज, तो इस dl लेंथ के एलिमेंट के बारे में आप सोचें तो इसकी वेलोसिटी है v ऐसे, और इसकी लेंथ दिख रही है dl, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो अगर इसके लिए मैं v क्रॉस b डॉट dl करूंगा तो उसकी वैल्यू v b इंटू dl के बराबर आ जाएगी। और अगर v क्रॉस b की डायरेक्शन देखें देखो ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये एक छोटे से सेल की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी वैल्यू v b dl के बराबर आ रही है, राइट? यस सर। अब अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे एक डी थीटा वाला एलिमेंट ले लूं तो इसकी लेंथ dl आर डी थीटा, राइट? dl ही लिखा रहने देते हैं। इसके लिए v क्रॉस b डॉट dl किधर आएगा, तो v क्रॉस b किधर होगा इसके लिए, तो v इधर है b अंदर है, तो v क्रॉस b किस तरफ, ऊपर की तरफ। और v क्रॉस b डॉट dl करेंगे तो ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, ये के साथ तो थीटा ही आएगा ना इसका एंगल। बी वी डी एस, यस सर, फाइन। तो ये v b dl cos थीटा हो जाएगा, सर हाँ कॉस। ठीक, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं अलग से फिर डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि आप इस पूरी रिंग को छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी ईएमएफ ई नॉट लिख दे रहा हूँ, ई नॉट की वैल्यू बी वी इंटू डीएल है। और यहाँ पर जो सेल आ रहा होगा, ये बहुत सारे सेल्स हैं कंटिन्यूशन में लगे हुए हैं, है ना? और जो यहाँ से थीटा एंगल पे सेल आ रहा होगा उसकी ईएमएफ बी वी डीएल कॉस थीटा आ रही होगी। हाँ सर। और जो इधर सेल आ रहे होंगे वो ऐसे आ रहे होंगे सब। यस सर। ये सही बना रहा हूँ या नहीं? बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। तो ये पूरा का पूरा लूप छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड है जिनकी ईएमएफ इस तरीके से आने वाली है। राइट? तो जब मैंने ये वाला पॉइंट लिया था P और ये वाला पॉइंट लिया था Q, तो इसके पर्सपेक्टिव में इधर लेफ्ट वाले सारे सेल मिलके एक BV इंटू 2R बन गए थे, और इधर वाले सारे सेल मिलके BV इंटू 2R बन गए थे, जिसकी वजह से P और Q के बीच में आपको इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस BV इंटू 2R देखने को मिल रहा था। जबकि अगर आप पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे A और B, तो A और B के पर्सपेक्टिव में आपको सर्किट कैसा दिखाई दे रहा है, तो A और B के पर्सपेक्टिव में आपको पहले सेल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, फिर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और इधर से देखने पर पहले सेल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, यही मैंने तब भी गलत बना दिया था ना, ये वाले सेल ऐसे दिखाई दे रहे हैं और ये वाले सेल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यस सर। तो PQ का तो BV इंटू 2R आ जाता है, लेकिन A और B का 0 आ जाता है। ठीक है? यस सर। नोट कर लिया? हाँ सर, बस एक सेकंड। पोलैरिटी कैसे निकाली वो एक बार वापस बता दो। तो लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन देख ली, जिधर को लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है उधर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी।
सेल के अंदर जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की फोर्स है वो जिधर पॉजिटिव चार्ज को ड्राइव कर रही होगी वो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा ना। हाँ सर ठीक है। सेल के अंदर चार्ज ऐसे फ्लो करता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ सर हाँ। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जिधर को फ्लो जनरेट करेगी वो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पॉइंट करेगा ना। हाँ सर ठीक है। हाँ सर हो गया। ये भी नोट कर लिए ना। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या था? होमवर्क में जो दिए थे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था उसमें? सर एक रॉड है, एक लूप है, रेजिस्टेंस आर है और रॉड को कांस्टेंट फोर्स एफ से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग रेल्स है, एक्सेलरेटर कंडक्टिंग रेल्स बनी हुई है। ऐसे कंडक्टिंग रेल्स थी, इन कंडक्टिंग रेल्स को आर से कनेक्ट किया हुआ है और इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर एक स्लाइडिंग बार रखी हुई है। इस स्लाइडिंग बार की लेंथ आपको दे रखी है L, मास दे रखा है इसका M, और इस पूरे रीजन में एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है B। T इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है और इसको एक कांस्टेंट फोर्स से चलाना शुरू कर दिया। तो हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछी थी, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही होगी। हाँ भाई आदित्य, क्या आंसर? कोई आंसर नहीं। विनीत? नहीं किया। ऐश्वर्या? Sir, F by M into e raised to minus b square L square t by Rm. हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर एक्सेलरेशन का ये है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सही है आंसर। मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने मान लिया किसी टाइम टी पे ये बार यहाँ पहुंच गई चलते चलते, और इस बार की डिस्प्लेसमेंट हो गई x, इसने वेलोसिटी अटेन कर ली v और एक्सेलरेशन इसकी a। तो इस समय इस बार के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी BVL, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो, और ये सर्किट ऐसा, और इसकी वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके जा रहा होगा I, ऑब्वियसली वो यहाँ से भी आ रहा होगा, और वो करंट की वैल्यू BVL/R होगी। अब यहाँ पे मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है सारे में, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर को रखता हूँ तो उस पर फोर्स लगेगी। तो आप इस स्लाइडर को एक करंट कैरिंग वायर देखें तो करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अगर आप IL क्रॉस B करेंगे तो एक बैकवर्ड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ जाएगी BIL, ठीक है। और एक हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F। तो इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगी वो किसी भी टाइम पर F माइनस BIL आ जाएगी, और ये नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ये जो BIL फोर्स है ये कहाँ से जनरेट हुई? कल इसके बारे में बात की थी हमने प्रीवियस क्लास में ना, वो चार्जेस की मैंने दो वेलोसिटी दिखी,
एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक दूसरी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है वो हमारी वायर पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। यस सर। तो ये जो BIL है ये बार पे नेगेटिव वर्क कर रही होगी। हाँ सर। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इस करंट कैरिंग वायर पे नेगेटिव वर्क कर रही है, ये पॉजिटिव किस पे कर रही है फिर, क्योंकि इसका टोटल वर्क डन तो 0 होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक सेकंड, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रही है उस पे वर्क कर रही है, तो टोटल हाँ वर्क सर। डन 0 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है? बेसिक रेजिस्टेंस में डिसिपेट। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो अल्टीमेटली थर्मल एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है ना। सर अपना एक क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा था कि ये BIL एपरेंटली इस बार पे एक नेगेटिव वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क भी तो आना चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इतना ही हाँ अगर सर, कहीं पॉजिटिव। हाँ सर। वो पॉजिटिव वर्क इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन पे की स्पीड बढ़नी चाहिए थी, वो कहाँ जा रही है एनर्जी? तो वो थर्मल एनर्जी में हाँ सर, डिसिपेट। थर्मल एनर्जी। तो ये यस जो सर। BIL है इसको आप ऐसे भी डिराइव कर सकते थे। ये जो BIL है, BIL इंटू V, ये इसका नेगेटिव वर्क हो गया बार पे, रेट ऑफ वर्क डन है ना। इतना ही पॉजिटिव वर्क ये चार्जेस पे कर रहा होगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में डिसिपेट हो रहेगी। तो पावर ऑफ BIL विल बी इक्वल टू थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है, आप चेक करके देखो ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। BVL क्या है? EMF है, तो ये EI हो गया जो कि I²R के बराबर। इस सर्किट में बोलो, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ना EI I²R के बराबर होगा। जितनी एनर्जी ये सेल सप्लाई कर रहा है वो सारी थर्मल एनर्जी में जा रही है। ठीक। हाँ सर। अब मैं इसको F माइनस BIL में I को BVL बाय R लिख देता हूं, और एक L ये लिखा हुआ है, और ये एक्सेलरेशन मेरी हो जाएगी dV बाय dt। तो मेरे पास F माइनस B² L²। सर हाँ जी। आपकी स्क्रीन गायब हो गई। हाँ जी, अभी दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। So this can be written as F minus B² L² by R into V is equal to M into dV by dt। तो यहाँ से मेरे पास dV by dt की वैल्यू आ जाएगी F by M माइनस B² L² बाय MR इंटू V। इसको मैं अल्फा और बीटा लिख लेता हूँ इन दोनों कांस्टेंट्स को, ताकि ये थोड़ा सा देखने में सुंदर लगे। तो मेरे पास dV by dt की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा V आ गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो dV अपॉन अल्फा माइनस बीटा V इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट दिस, यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बाय बीटा इंटू 1 माइनस ई रेशर माइनस बीटा टी। 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 से v तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई डाउट? तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी f अल्फा बाय बीटा ना, तो एफ आर अपॉन
बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई रेस पर माइनस बीटा टी, और बीटा की वैल्यू ये रही बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर। बाकी सारी चीजें भी निकल जाएंगी। इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा? जैसा बॉल का पानी में होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ना, जैसा चार्जिंग का होता है। सर आरसी सर्किट। आरसी सर्किट की चार्जिंग में ऐसा ग्राफ आता है, और v की फाइनल वैल्यू अल्फा बाय बीटा, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बार अल्टीमेटली एक टर्मिनल वेलोसिटी कवर कर लेने वाली है। जब भी पीछे की तरफ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस लगती हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी आती है। जैसे स्टोक्स लॉ में देखा होगा आपने, 6 पाई ईटा आरवी फोर्स लगती है एक बैकवर्ड, उसकी वजह से टर्मिनल। यस सर। तो अगर किसी भी चीज के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही हो जो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो अल्टीमेटली वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच कर जाती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा इसका? सर आपने अभी कुछ बोला? मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा इसका? तो शुरू में स्ट्रेट लाइन टाइप, उसके बाद इसकी वेलोसिटी एक पॉजिटिव वैल्यू से, सॉरी, इसकी वेलोसिटी 0 से सर इंक्रीजिंग टाइम बढ़ रही है, तो 0 से बढ़ रही है तो इसकी स्लोप 0 से बढ़ रही होनी चाहिए। हाँ और अल्टीमेटली इसकी स्लोप कांस्टेंट हो जानी चाहिए। दिस एंगल इज फाई, तो tan फाई इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब एफ आर बाई बी स्क्वायर। यस सर। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियली डीके करने वाला है। जो एक्सप्रेशन बताया था वो बिल्कुल ठीक था, एफ बाई एम ई रेशर माइनस बीटा टी, इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके देख लो, नहीं तो वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? बहुत सारे लोगों के माइक नहीं चल रहे हैं आज। हाँ जी, पुलकित, सर हिमांशु, विनीत। नो डाउट सर। हो गया। सर एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं डायग्राम पे? थैंक यू सर। ठीक है। अगर यहाँ पे इन कंडक्टिंग रेल्स को एक रेजिस्टेंस की बजाय एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया होता जिसकी कैपेसिटेंस C है, और सारे में एक मैग्नेटिक फील्ड है B, एक कंडक्टिंग बार यहाँ पे रखी, कंडक्टिंग बार का मास M, लेंथ L, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगानी शुरू कर दी मैंने। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है B, फाइंड दी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। रेजिस्टेंस नहीं है? नहीं,
तो डायरेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन जैसा नहीं आंसर बता। तो कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है ना। नहीं, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। सर F डिवाइड बाई M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। कौन बोल रहा है? सर मैं सार्थक। बोल। F डिवाइड मतलब कांस्टेंट आ रही है, F डिवाइड बाई M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। आर कौन है? नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी। F/M। सर सॉरी सर, वो बाई R के जगह इंटू C है। वो बाई R के जगह इंटू C है। ऐसा? हाँ और कोई? सर 1 मिनट रुको ना। सर, वो रॉड के अभी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना? नहीं। अब बस 2 मिनट रुको प्लीज। ठीक है। क्या ऐसा आ रहा है? v² इक्वल टू सर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2d L स्क्वायर c बाय m इंटू f बाय d L स्क्वायर। और कोई? सर वो जो सार्थक ने बताया वही आ रहा है ए का। एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है।
करेक्ट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी, बस वेरीफाई कर रहे थे कि यही आएगी कि नहीं आएगी। आर्यन तेरा तो गलत हो गया। सर मैंने v और x का रिलेशन बताया था। v और x का। v और x का, हाँ v और टाइम का बता ना। एक्सपोनेंशियल तो फिर भी नहीं आएगा ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो। किसी मूवमेंट पे ये यहाँ पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी v, इस पे लग रही है फोर्स F, सर्किट में करंट होगा I और इस कैपेसिटर पे चार्ज हो गया होगा +q -q। तो इसकी EMF BVL और EMF अगर E है तो ये Q/C के बराबर होगी। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी BLC into V। So the current in the circuit must be BLC into dV/dt। और अगर मैं अपने कंडक्टर की बात करूं तो उसके लिए ऐसे लिखूंगा F - BIL = MA, और I की वैल्यू पुट कर देता हूं। I की वैल्यू कितनी है? BLC into A = MA। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m + b² L² C आ गई। तो इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी निकालनी है तो AT के बराबर आएगी। तो FT/m + b² L² C। U 0 है। कोई डाउट किसी को बोलो। चलूं आगे? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम, जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था उसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब मैं सीधे सर्किट बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, इट इज लाइक दिस, 2BV into R। उसका R दिया था ना, रेडियस स्मॉल r, उसका मैंने रिंग का रेडियस रेडियस ए दिया था। A दिया और था। हाँ सर, ए सर। और रेजिस्टेंस 2R दिया था। रेजिस्टेंस 2 है। रेजिस्टेंस किसका 2R दिया था? पूरी वायर का? पूरी वायर रिंग का। हाँ, इसका रेजिस्टेंस R हो गया और इतने पार्ट का R हो गया। तो ये सर्किट है हमारा। तो इस बार करंट आएगा यहां से और इस करंट की वैल्यू 2BVA/R + R/2 आएगी। यहां से I/2 आ रहा होगा और यहां से I/2 आ रहा होगा। क्या पूछा, क्या क्या था मैंने इसमें? वो कितना फोर्स लगेगा उसको फोर्स ज्यादा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। रिंग को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स, तो F × V = I² R कर दो, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, कुछ और मेहनत नहीं करनी है। अगर मैं रिंग को कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूँ F फोर्स लगा के, तो मेरी फोर्स जो रिंग पे वर्क डन कर रही है, रेट ऑफ वर्क डन, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिसिपेटेड हो रहा होगा। तो दिस और मस्ट स्मॉल आर में भी तो जा रहा सर है। हाँ सर, सारे रेजिस्टेंस में ही डिसिपेट। I² R + I² R/2। हाँ सर। यहाँ से आप सीधे फोर्स निकाल सकते हैं। तो दैट कुड बी एन इजीर वे टू गेट द फोर्स। अदरवाइज BI × 2R का डबल, BI × 2A का हाँ सर, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है।
मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के इक्विवेलेंट ऑपोजिट, तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स बी आई इंटू 2a लग रही होगी, हर एक हाफ पे, दोनों पे लेफ्ट की तरफ लग रही होगी, उसका डबल यहाँ से भी आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? बस यही पूछा था, फोर्स पूछी थी। हाँ सर। चल फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सर आपको उसका आंसर किसका? बी उसमें नॉट एल 3 स्क्वायर केसेस अल्फा बाय 4 है। क्या बोल रहे हो? बी नॉट अल्फा एल स्क्वायर अल्फा बाय 4 है। सर मेरा भी अगर सर वो सिर्फ एक वो कंडीशन के लिए अनबाउंड आ है रहा तो है ना, एक जब कंडीशन, सर्कल के L अंदर लेस है। देन √2r। हाँ उसके लिए। वो तो मैंने अंदर ही बनाई थी, बाहर, उसके बाहर तो नहीं बनाई थी। हाँ इसके सर आपने उसका रेडियस भी दिया था तो उसे अज्यूम कर सकते हैं ऐसी 4 बार एक कंप्लीट सर्किट बनाएंगे जिसमें 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा और एल लेंथ और ये L/2 दिया था ना। यस हाँ सर। तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई थी यहाँ पे B, और B की वैल्यू दी हुई थी कुछ ऐसा बी कुछ। नॉट 1 प्लस बी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। मेरा फेवरेट हाँ ये। सर। मैंने इसके अंदर आपसे EMF पूछी थी, तो अब इस क्वेश्चन में आपको एक सिमेट्री का यूज करना था कि अगर आप ऐसी एक बार यहाँ रख लें, ऐसी एक बार L/2 डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड की तरफ, और ऐसी ही एक बार L/2 डिस्टेंस पे इधर, और ऐसी एक बार L/2 डिस्टेंस पे इधर, तो आप एक स्क्वायर फ्रेम बना लें, तो फ्रॉम सिमेट्री इट इज क्लियर कि ये जो चारों हिस्से हैं इसके, इन सब में सेम EMF आ रही होगी। तो जितनी EMF A और B के बीच में आ रही होगी, उतनी B और C में आ रही होगी, उतनी C D में आ रही होगी, उतनी D A में आ रही होगी। तो EMF इन A B निकालनी है, तो इट विल बी 1/4 ऑफ d∅/dt with the complete loop ABCD. यस सर। So 1/4 of the flux through the complete loop AB will be B into L square, इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारी E in AB आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dB/dt कितना हो जाएगा, B नॉट अल्फा L square by 4, ये आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? सर मतलब मुझे ये समझ तो गया, बट इसमें मतलब फ्लक्स हम लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? अगर एक ही रॉड है तो फिर तो उसमें एज सच वो एरिया तो कुछ स्वीप हाँ नहीं सर। कर रहा ना। नहीं वो मुझे भी वो समझने से ये आप इसमें ये समझना है व्हाट इज द कॉज। ठीक है, अपेरेंटली पिछले वाले में तो मैंने बता दिया था कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया स्वीप आउट कर रहा है, बट मैं फिर भी आपको दोबारा से रिकमेंड करूंगा, आपने जब भी EMF के ओरिजिन के बारे में सोचना है तो डोंट थिंक अबाउट फ्लक्स। फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज आपको केवल एक नेट EMF कैलकुलेट करने का तरीका बताता, लेकिन वो जो फ्लक्स एक्चुअली आपको ढंग की बात नहीं बताता। तो एक ना एवरेज लेमैन को समझाने के लिए ये फॉर्मूला d∅/dt। तो दिस d∅/dt इज मेंट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको बस EMF निकालने से मतलब है कि कितनी होती है, उनको सोचना नहीं है कहाँ से आई कैसे आई। तो d∅/dt इज यूजफुल ओनली फॉर दैट थिंग। नाउ व्हाट इज द रियल पिक्चर? तो एक रियल पिक्चर तो ये थी जिसमें हमने देखा था कि कंडक्टर के मूव करने की वजह से EMF आती है। तो कंडक्टर के मूव करने की वजह से EMF आती है, तो उसका कॉज अपने को समझ में आ रहा था कि भैया मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगती है चार्जेस के ऊपर, और वो कंडक्टर की लेंथ के लॉन्ग चार्जेस को ड्राइव कर देती है, एंड दैट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ EMF, राइट? नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ EMF इन दिस? यहाँ तो कंडक्टर तो स्टेशनरी है, तो कंडक्टर तो मूव कर नहीं रहा। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, इट इज नॉट मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स फॉर श्योर। क्यों?
क्योंकि कंडक्टर तो स्टेशनरी है, एज कंडक्टर इज एट रेस्ट, उसके अंदर की जो चार्जेस हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज 0। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे तो फोर्स लगाती नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। तो अगर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स 0 है तो यहाँ पे चार्जेस को चलाया किसने? So there must be some agent over here which has caused those stationary charges to move along the length of the conductor. So after this Faraday's discovery of electromagnetic induction, जो सबसे important discovery Faraday को समझ में आई वो ये थी कि यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी कर देते हैं तो इट रिजल्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर विच ड्राइव्स द चार्जेस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो कंडक्टर में चार्जेस के इंड्यूस होने की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैंने कभी उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला। अगर आप मेरे कंडक्टर्स के लेक्चर्स देखेंगे तो हमेशा मैं इसको लिखता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। कंडक्टर में एक एक्सटर्नल फील्ड हम लगाते थे, एक इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी और हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट फील्ड 0 हो जाएगी। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलते इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती है, लेकिन यहां पर जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं ये चार्जेस से जनरेट नहीं हुई है। दिस इज जनरेटेड बाय वर्च्यू ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स वाज एबल टू डिस्कवर कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्जेस से, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज different from the electrostatic field in the sense that it is non-conservative in nature, work done over a round trip may not be 0, मतलब ऐसा कोई राउंड ट्रिप तो ढूंढ ही सकते हो जिसमें 0 आ जाए। तो इन जनरल वर्क डन ऑन अ राउंड ट्रिप इज नॉट 0। दैट मींस इंटीग्रेशन E डॉट dl ओवर अ राउंड ट्रिप मे और मे नॉट बी 0। वर्क डन QE डॉट dl होता ना, और दैट मींस दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो जब इस फील्ड का ओरिजिन समझने की कोशिश की गई कि भैया यहाँ पर ईएमएफ का सोर्स क्या है, तो यहाँ पे यही बात समझ में आई कि यार इसका मतलब यहाँ पे फिर एक इनविजिबल एजेंट क्रिएट हो गया जो कि यहाँ पर चार्जेस को ड्राइव कर रहा है, और वो इनविजिबल एजेंट कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज उसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा है, वो स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगा सकती है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ थर्ड नेम, एक अनदर काइंड ऑफ फील्ड, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, क्योंकि उसका फॉर्मूला बिल्कुल QE जैसा आएगा, उसकी वजह से फोर्स, उसमें वेलोसिटी का कोई फंक्शन नहीं है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आएगा। तो वी डिड नॉट टर्म अनदर फील्ड, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली।
सर सर वो आपने डिस्कवर हुआ थर्ड पॉइंट जो लिखा था कि फॉर्म क्लोज लूप, उसके बाद में डिस्कनेक्ट, उसके बाद आपने क्या बताया? कुछ नहीं बताया मैंने, उसके बाद तो मैं यही बता रहा हूँ कि इसको फैराडे की डिस्कवरी है, इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारी जो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उससे मिलता है, ऑल्दो ये उससे डिफरेंट है, बट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो हमने दो ही फील्ड रखी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो सर क्लोज लूप का रीजन क्या बताया आपने? क्लोज लूप का रीजन ये बताया कि इंटीग्रल ई डॉट डीएल ओवर अराउंड ट्रिप 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो क्लोज लूप बनाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई आ जाता है ना। हाँ सर, तो क्लोज लूप जिस हाँ जी, नोट कर लिया सबने? सर एक सेकेंड सर, आप थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं क्या? यहाँ से हाँ चलो ये आप बताओगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, या फिर वो यार चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, है ना? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से। नहीं मतलब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का मतलब समझो। आई डोंट इवन नो कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, या चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। सर थोड़ा नीचे हो सकते हैं? ये तेरे उस क्वेश्चन का आंसर है जो जिसमें भी बात कर रहे थे कि लूप को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो ईएमएफ कैसे आ रही है। तो जब लूप को स्टेशनरी रख के, जो फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को स्पेस में टाइम के साथ वेरी करवा रहे हैं। बिकॉज एक पॉइंट पे ये मैग्नेट की वजह से जो फील्ड थी वो टाइम के साथ वेरी कर रही है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट, है ना। और वहीं पर अगर मैं एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज कर लूं, अगेन फिर ये थ्योरेटिकल, हाँ सर, वो मैंने रियलाइज कर लिया। वहीं पर अगर मैं एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज कर लूं जिस रेफरेंस फ्रेम में बार मैग्नेट स्टेशनरी है, तो उस हाँ सर, रेफरेंस मैंने वो फ्रेम किया में, है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको लूप मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और उस पर फोर्स लग रही है। हाँ सर, मैंने वो फोर्थ क्वेश्चन पहले उसको सॉल्व करने से पहले। ठीक है, कोई डाउट नोट कर लिया यहाँ तक, आगे चलूं? बस एक सेकेंड। Now we know that the EMF in any closed loop or EMF on any path because of changing flux is d phi by dt, right? तो EMF is minus d by dt of flux, जो भी फ्लक्स है। अब मान लेते हैं ये जो फ्लक्स है इसके चेंज करने का रीजन केवल और केवल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मोशनल ईएमएफ नहीं है। इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी then d phi by dt is only due to variation in magnetic field with respect to time। और तो अब ईएमएफ तो आ गई मेरे पास, अब यहाँ पे एजेंट कौन है जो चार्जेस को ड्राइव कर रहा है? तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स नहीं है यहाँ पे वो एजेंट। तो कौन सा एजेंट है यहाँ पे?
तो यहाँ पे एक दूसरा एजेंट है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाटएवर, ठीक। और इस एजेंट की वजह से चार्ज पे फोर्स लग रही है QE, और QE डॉट DL इज द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ। ये जो मेरा लूप था, ये सपोज एक मेरा लूप था, और इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स किया हुआ था, और इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक टाइम का फंक्शन थी हमारे पास। तो इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स किया हुआ था, तो इस पूरे लूप के ऊपर एक राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा वो इस लूप की टोटल EMF होगी, और वो टोटल EMF किसके बराबर होगी? -d∅b/dt के बराबर हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक अभी मैंने इसमें की है, EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखूंगा तो ये Q वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो नट शेल में मेरे पास ये एक रिजल्ट आ गया, दैट आपने कोई भी क्लोज्ड पाथ चूज किया मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, और उस पाथ के ऊपर अगर आप इंटीग्रेशन E.dl इवेल्युएट करेंगे तो वो -d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट लूप आ जाएगा। तो किसी भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आप कोई क्लोज पाथ चूज करेंगे, जैसे गॉस लॉ यूज करते थे गॉसियन सरफेस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और करंट कैरिंग वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एम्पीरियन लूप बना के उससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे इंटीग्रेशन B.dl को। ऐसी ही एक आर्बिट्ररी पाथ बना के उस पाथ का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पाथ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। I'll give you the examples based on this. आप नोट कर लें इस चीज को ध्यान से। सर आप बस लास्ट सर आप बता सकते हैं आपने वो B विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है? टाइम। ओके। हाँ जी, नोट कर लिया यहाँ तक सारा, चलूं आगे। ठीक है, तो अब इसको जरा समझते हैं कि मैं जैसे आपको ध्यान हो कि एम्पियर सर्किट, अरे एक मिनट, हाँ जी मेरी वॉइस ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम गॉस लॉ कुछ सर्टेन सिमेट्री सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज कर पाते हैं, वैलिड सभी जगह होता है। एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड सभी जगह होता है, लेकिन अगर कुछ खास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ऐसे ही इस रिजल्ट से एक सर्टेन सिमेट्री सिचुएशन, हम एक ही केस पढ़ेंगे, हम जो केस पढ़ेंगे मेनली वो एक ही केस पढ़ेंगे जिसमें एक सर्टेन सिमेट्री सिचुएशन हम ले लेते हैं, एक सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। तो एक सिलिंड्रिकल रीजन है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का, और इस सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट करती है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका सेंटर मान लेते हैं हम O, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B जो कि टाइम का फंक्शन है, और मैं इस सिलेंडर का रेडियस मान लेता हूँ R। तो मैं इस सिलेंड्रिकल रीजन में देखना चाहता हूँ कि इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो कैसी होगी, और दो केसेस हम लेंगे, एक पॉइंट अंदर वाले रीजन में लेंगे और एक पॉइंट बाहर वाले रीजन में लेंगे, तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 ले लेता हूं मैं, और ये अपना R डिस्टेंस पे है। मुझे पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये मुझे मालूम है
क्योंकि मैंने कंडक्टिंग लूप रख के देख लिया कि उसमें करंट आ जाता है, तो आई नो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और टाइम के साथ वेरी कर रही है, मुझे आई पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज यूनिकली डिफाइंड ओवर हियर? रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड। तो एक पॉसिबिलिटी है रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड, टैंजेंशियल। इन और आउट ये भी यूनिकली डिफाइन हो सकती है। अपवर्ड डाउन। हाँ सर। और हाँ अप और डाउन हाँ सर। अगर रेडियली इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, तो मैं इस लूप पे क्लोज्ड पाथ पे, पहली बात अगर आई पे रेडियली आउटवर्ड है तो इस पूरे क्लोज्ड पाथ पे सब जगह रेडियली आउटवर्ड होगी, हाँ सर। तो उसका इंटीग्रल ई डॉट डीएल 0 आएगा इस पाथ पे। हाँ सर। हाँ वो तो होगी नहीं, इसका मतलब वहां से तो वो तो लॉजिक नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल 0 तो नहीं आना चाहिए। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल कितना आना चाहिए इस क्लोज पाथ के लिए? माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की कन्वेंशन वही लेंगे, अंदर वाला फ्लक्स पॉजिटिव बाहर वाला नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ गया कुल मिला के तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, नहीं तो क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ इसकी सेंस, राइट। अगर अपनी डॉट या क्रॉस हुई तो भी डॉट डीएल 0 होगा, क्यों? हाँ सर। तो द ओनली पॉसिबिलिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, तो मैं ऊपर की तरफ मान लेता हूं वैसे। तो इसका मतलब हर जगह पे टेंजेंशियल, और यही मैं आपको बता रहा था कि भैया ये क्लोज पाथ बनाने वाली लग रहा है ना, अब ये क्लोज पाथ बनाएगी। तो at every point on this loop electric field will have same magnitude and it will be either anti-clockwise or clockwise। तो या तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रही होगी या क्लॉकवाइज बना रही होगी। वी ऑलरेडी नो एंटी क्लॉकवाइज बना रही होगी, कैसे पता है? तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये टाइम के साथ बढ़ रही है, यहाँ पे कंडक्टिंग लूप रखा, बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? तो अंदर की तरफ फ्लक्स और बढ़ रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ सर। तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट तो तभी आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पॉजिटिव चार्जेस उस पर काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स लगी होगी। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है काउंटर क्लॉकवाइज लूप बना रही होगी। अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज पुट करते हैं। ई डॉट डी एल की इंटीग्रेशन ई इंटू 2 पाई आर हो जाएगी, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स डी बी बाई डी टी। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास R/2 dB बाई डी टी। दिस इज वैलिड फॉर R लेस देन R। R ग्रेटर देन R के लिए आप करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। सर आप थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं।
हाँ जी, दूसरे पार्ट का आंसर कैपिटल R स्क्वायर बाई 2R इंटू dv बाई dt। तो फ्लक्स बदल जाएगा बस, है ना। तो जब मैं बाहर लूप लूंगा बड़े वाला, ये वाला ऐसा लूप बनाऊंगा, तो E डॉट dl की इंटीग्रेशन इंटू 2πr इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ, इसके साथ फ्लक्स लेना है तो फ्लक्स पूरे में तो है नहीं, तो कैपिटल R वाले रीजन में फ्लक्स है। तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू R स्क्वायर्ड बाई 2R टाइम्स dv बाई dt। तो वही पुराना ग्राफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन का, पहले ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो ग्राफ की रफ शेप ऐसी, तो सेंटर से इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन की पेरीफेरी तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होने वाली है यहाँ पर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताऊं तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही होंगी यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलर है, ठीक है। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन से देख ली थी ना हमने, हमें ऑलरेडी मालूम है कि करंट किस सेंस में आ रहा होगा। तो अगर मैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेके इंक्रीज करवा रहा हूं उसको, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आता ना वहां पे रखे हुए कंडक्टिंग लूप में। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल में से मोशनल ईएमएफ के और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप। और कल के लिए आपका टेस्ट शेड्यूल किया हुआ मैंने मैग्नेटिक्स का, तैयारी करके देना अच्छे से, बढ़िया टेस्ट है। हो यहाँ पे चले गए? हाँ सर। सर ठीक है, तो कल के टेस्ट की तैयारी करो, आज का सेशन क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक्स का अच्छा टेस्ट है, फिर से बता रहा हूँ, तैयारी करके देना। सही जेई एडवांस टाइप। हाँ बिल्कुल, जेई एडवांस टाइप है। ये टेस्ट मैं लास्ट में लेता हूँ नॉर्मली, जैसे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने जैसे लिए थे वैसा है। तो इसमें सब मैट्रिक्स मैच कॉम्प्रिहेंशन पूरा अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। सर जो आपने फिर कहा था कि जेई मेन में आता है, जेई एडवांस में नहीं आता, बट मैग्नेटिज्म में मैटर काइंड वाला वो नहीं आएगा फिर? हाँ, आई डोंट थिंक सो उसके क्वेश्चन होंगे। ओके सर। चलो ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू सर सर। लाइव टेस्ट है क्या? नहीं लाइव नहीं है, उसमें ओके तो सर। यही चाहिए होता ना, जब मर्जी दे दो, तो लाइव कैसे रखूं। हाँ सर ठीक है। सर थैंक यू सर। हाँ जी, सर मैंने वो अभी मॉड्यूल मिला है मैग्नेटिज्म का, उससे कुछ क्वेश्चंस किया, उसमें कुछ डाउट है, पूछ सकती हूँ? हाँ अभी तो नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप। ठीक है सर। सर आप नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर देंगे पुराने जो क्वेश्चन थे क्विज़ के? हाँ नेक्स्ट वीक में करेंगे, सारे डिस्कशंस कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक। ओके सर। मंडे को थैंक यू डिस्कशंस करेंगे। सर। ओके सर।